ठीक है। कल पढ़ते थे हम लोग सिंधु नदी को ने, सिंधु उसकी सभी सहायक नदियां और सिंधु तथा उसके सहायक नदियों पर जितने डैम बनाए गए हैं, बांध बनाए गए हैं, उन सबको आपने क्रमबद्ध रूप से, विधिवत रूप से सबको आपने देखा है। अजय जी लाइट कटा हुआ है। उरी बांध किस नदी पर है बालक? पीछे वाले बता दीजिए। उरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? कौन से राज्य में? आ? राजस्थान। नहर कहां से निकलती है, निकलता है? पढ़ जाइए। चला तुम खड़ा हो। चेनाब और रावी के दोआब को क्या कहा जाता है? रावी के दोआब को। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। हाँ बैठ जाइए, बहुत कॉन्फिडेंस में है। अभी खड़ा हो जाइए जी। जी हाँ, आप ही को पूछ रहे हैं जनाब, आप ही खड़ा हो जाइए। आप ही बता दीजिए, झेलम और ब्यास के दोआब का क्या नाम है? जी हाँ। कैसे काम चलेगा? है? झेलम, ये सॉरी, ये सतलज और ब्यास का दोआब कौन सा दोआब है? बैठिए, खड़ा हो जाइए। हाँ, ये कैसे सोचिए कि वह पूछेंगे हम? एक कॉपी उलट के देख लिया और कहीं विष्णु तो आवे सर, ऐसे तो होता। बंद करिए कॉपी, बंद करिए। झेलम कहां से निकलती है? झेलम सतलज से निकलती है। झेलम से सतलज निकलती है। हाँ। चेनाब से जम्मू कश्मीर। हम पूछे झेलम नदी का उद्गम कहाँ है? कैसे काम चलेगा? एकदम कोई व्यक्ति बक से नहीं जाएंगे। कौन कौन आदमी है जो एकदम मेंस को टारगेट किया है? अभी बढ़ जाइए, थोड़ा उसका चेहरा देखना चाहते हैं, एक बार बताना। मेंस को कौन कौन टारगेट किया है अभी? और मेंस को टारगेट कर लिया है। और हाँ, संभल जाइए, अभी पीरी पर टूटने का समय है। टूट जाइए जितनी ताकत हो उसको लेकर के। नहीं तो फिर इस साल का मेंस अगले साल के प्री की तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ठीक है। आज गंगा नदी तंत्र पढ़ना है, बेहतर पढ़ेंगे इसको, शानदार पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र को। गंगा ड्रेनेज सिस्टम, गंगा ड्रेनेज सिस्टम फटाफट बना लेना। सुनो, गंगा नदी जिसका उद्गम कहां से होता है, मैं प्रेम से बना दे रहा हूं, फिर उसके बाद आप बनाना। इसका उद्गम कहां है? गोमुख से। उद्गम कहां है? गोमुख से। गोमुख उत्तराखंड में। गोमुख कहां? उत्तराखंड में। उत्तराखंड को कहा जाता है 5 प्रयागों की भूमि। उत्तराखंड को 5 प्रयागों की भूमि। और 5 प्रयाग कौन कौन है, इस डायग्राम के बाद उस डायग्राम को बना दूंगा। ठीक है, कि कौन कौन नदी पर कौन कौन सा प्रयाग बनता है, कहते हैं उसको 5 प्रयाग की भूमि। देखना, ये गोमुख, गोमुख उत्तराखंड, गोमुख उत्तराखंड। उत्तराखंड में उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर काशी जिला में बना हुआ है, उत्तर काशी जिला में। वहां ये किस नाम से बहती है? भागीरथी। सब नाम है, हिंदी इंग्लिश में दिक्कत नहीं होगा।
हिंदी इंग्लिश में दिक्कत नहीं होना चाहिए। भागीरथी, भागीरथी के नाम से निकलती है, ठीक है। इसी पर एक डैम बना हुआ है यहाँ, कौन सा? टिहरी बांध। इसी पर टिहरी बांध बना है, इसी पर टिहरी बांध बना है। जैसे ही इसमें आकर के अलकनंदा, ये अलकनंदा आकर के मिलती है, अलकनंदा आकर के मिलती है, अलकनंदा के मिलने के बाद नाम गंगा हो जाता है, नाम गंगा हो जाता है। सबसे बड़ी इसका ट्रिब्यूटरी कौन है? सहायिका यमुना, सबसे बड़ी है यमुना, सबसे बड़ी है यमुना। यमुना के लेफ्ट साइड से कौन सी नदी मिलती है इसमें? तो एक मिलती है टोन्स और दूसरी नदी है हिंडन। एक टोन्स है और दूसरा हिंडन है, टोन्स और हिंडन। जबकि इसके राइट साइड से इसमें चंबल नदी मिलती है, राइट साइड से चंबल नदी मिलती है। और कौन सी है? हाँ, काली सिंध और काली सिंध, या केवल किताबों में सिंध भी लिखा होगा, ठीक है। और महत्वपूर्ण क्या है इसमें? केन है, और महत्वपूर्ण केन है। केन के साथ साथ बेतवा है, केन के साथ साथ बेतवा है। चलो इसको ज्यादा ही लंबा बना दिए हैं, यहीं लाके मिला देते हैं कि थोड़ा जगह बच जाएगा हम लोगों के लिए। केन और बेतवा है। इस सारे नदियों पर जितने प्रोजेक्ट है ना, सब प्रोजेक्ट का नाम भी आपको एकदम याद रखना है, एकदम याद रखना है। यहाँ है गोमती, इधर कौन सी नदी मिलती है? गोमती, गोमती गाजियाबाद के पास, गोमती, गोमती। गोमती के बाद आगे बढ़ोगे तो घघरा, कौन सी नदी है? घघरा। घघरा की एक सहायक नदी है शारदा, इसी की एक सहायक नदी है शारदा, शारदा। उत्तर प्रदेश में घघरा को ही सरयू के नाम से भी जाना जाता है, सरयू के नाम से जाना जाता है। यहां से एक नदी निकलेगी और ये नदी आकर के यहां मिलेगी, कौन सी नदी है? सोन। कौन सी नदी है? सोन। सोन की एक सहायक नदी है, सोन की एक सहायक नदी है, सोन की एक सहायक नदी है, कौन सी? हाँ, रिहंद। इसी पर रिहंद परियोजना है। जितने नदियों पर परियोजना है उसको तो निश्चित रूप से रखना है। एक नदी यहां से निकाल लेना, यहां लाकर के बिहार में जोड़ देना इसको, कर्मनासा। कौन सी नदी है यहाँ? कर्मनासा। कर्मनासा, कर्मनासा को कहा जाता है भारत की अपवित्र नदी है, भारत की अपवित्र नदी है, भारत की अपवित्र नदी है। यहीं पर एक नदी मिलेगी यहां से आकर के, पुनपुन, पुनपुन, फतुहा के पास पुनपुन एक नदी मिलती है, पुनपुन। यहां आओगे तो क्यूल, एक नदी है क्यूल, एक नदी है क्यूल। जबकि आगे बढ़ने पर यहाँ एक नदी दामोदर बना लेना है, एक नदी दामोदर को बना लेना है, एक नदी दामोदर को बना लेना है। इनसे आइएगा तो घघरा के बाद गंडक, घघरा के बाद गंडक, गंडक के बाद बुढ़ी गंडक, यहाँ के बाद बुढ़ी गंडक, बुढ़ी गंडक। बुढ़ी गंडक की एक सबसे बड़ी सहायक नदी बागमती, बागमती मिथिलांचल की गंगा के नाम से प्रसिद्ध है, बागमती। बागमती के बाद कोसी, एक नदी है कोसी, इसी सैरो ऑफ बिहार है। इसी की एक सहायक नदी है, कौन सा? मेची, इसी की सहायक नदी है मेची। और गंगा में लेफ्ट साइड से मिलने वाली, लेफ्ट साइड से मिलने वाली लास्ट नदी कौन सी है? महानंदा। गंगा में बाएं किनारे से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी महानंदा है, उसके बाद कोई बाएं से मिला ही नहीं, ठीक है। नहीं, ये मेची जो है ये महानंदा की सहायक नदी है, इसे जोड़ा गया है कोसी से, इसलिए हमने वहां खींच दिया है। सुनो, हाँ अब इसको क्लियर कर लो कि ये मेची जो है महानंदा की सहायक है, लेकिन इसको जोड़ा गया है कोसी से, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, यही कोसी मेची परियोजना है, हमने उसको मेची वहां लगा दिया था, ठीक है। यहाँ दामोदर है, दामोदर है। दामोदर के बाद जैसे ही आगे बढ़ोगे ये दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग हो जाता है कौन इसका? हुगली, जिस पर कलकत्ता बसा है। जबकि दूसरा भाग जब तक इंडिया में होता है ना, ये भागीरथी के नाम से जाना जाता है, भागीरथी के नाम से जाना जाता है। दूसरा भाग भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और जैसे ही भारत से बांग्लादेश में यह प्रवेश करेगा, यह नदी पद्मा हो जाती है, यह नदी पद्मा हो जाती है। बना लीजिए, डायग्राम को खटाखट बनाना है। यह नदी पद्मा नदी बन जाती है, डायग्राम बना लेना है, सबको बना लेना है। जी हाँ, बताइए बताइए। कमला, छोटी छोटी तो बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारी छोटी नदियों को हमने कवर नहीं किया है मेरे भाई। छोटी छोटी तो बहुत सारी सहायक नदियां हैं इसमें।
छोटी छोटी तो देखोगे तो अभी बहुत है। ये चंबल की भी सहायक है छिप्रा, इसकी सहायक नदी है छिप्रा। छिप्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी छिप्रा लिखा हुआ मिलेगा, और ये भी छिप्रा लिखा हुआ मिलेगा, ये भी छिप्रा लिखा मिलेगा, छिप्रा मिलेगा। और इसी को सिप्रा भी बोलते हैं, इसी को शिप्रा भी बोलते हैं, इसी को शिप्रा भी। एक और इसकी सहायक नदी है पार्वती, एक और सहायक नदी है इसकी पार्वती, एक और सहायक नदी इसकी पार्वती भी है। पार्वती भी इसकी बड़ा फेमस और सहायक नदी है भाई, ठीक है। ठीक है सबका। चमक रहा है, क्या चमक रहा है? कौन सा? ये गोमुख है, गोमुख उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। और ये उत्तर काशी जिला है। यहाँ जब बुलाएगी तो कुछ लिखिए देंगे हम। यहाँ यमुनोत्री है, यहाँ यमुनोत्री है, ये हिमनद है, यमुनोत्री हिमनद है, यमुनोत्री हिमनद है। और ये यमुनोत्री हिमनद किस रेंज में है? बंदरपूछ में है, बंदरपूछ में है। यही बंदरपूछ से निकलती है नदी यमुना, ठीक है। लिखिए, जहां दिक्कत होगी वहां बता दीजिएगा, फटाफट बता करके लिखना है, जहां दिक्कत हो वहां बता देंगे आप। बना लीजिए। एक एक नदियों का ओरिजिन भी पढ़ना है ना, कि ये सहायक नदियां जिनका ओरिजिन कहाँ है। अगर नहीं बनाओगे डायग्राम तो वहां फंसोगे। आप नहीं बना रहे हैं ये? नहीं लिख रहे हैं? पता ही नहीं चला? अरे भाई ये तो गड़बड़ हो गया, दूसरा बनाना पड़ेगा। अलग अलग कलर लेके बना दें? हैं? आ जाइए ना, आगे आ जाइए, मेरे पास आ जाइए। आप लोगों को क्या दिक्कत है? नहीं दिख रहा है? अरे इसको अलग अलग कलर से बना दें। हाँ हाँ, ये शारदा सरयू की सहायक नदी है। ये सरयू नाम ही है इसका उत्तर प्रदेश में, इसी को घाघरा कहा जाता है, इसी को घाघरा कहा जाता है। यह आकर के यहाँ छपरा के पास गंगा में मिलती है, अपना छारण छपरा उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा तय करती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट नदी है ये। अभी तो ये वो गंगा ही तो आज पढ़ाई अभी शुरू किए हैं। दिक्कत होगी तो कहना, दूसरा दूसरा कलर से प्रेम से रच रच के लिख देंगे। आए? वही करें? हाँ, 1 मिनट नहीं, 10 मिनट रुके हुए हैं, शिद्दत से लिखिए। 10 मिनट रुके हुए हैं। ऑनलाइन वाला आप लोगों को दिख रहा है ना?
ठीक है, आराम से लिखिए, शिद्दत से लिखिए, सब लोग लिखिए। बताओ कौन कौन। और प्रेम से बनाते हैं, सुनो, बोर्ड पर रहो, सबका कलर चेंज कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने इस गंगा को व्हाइट कलर से बनाना शुरू किया। इसमें निकलती कहां से है ये? गंगोत्री हिमनद, मेरे साथ साथ रहो। गंगोत्री हिमनद किस हिमनद से निकलती है? गंगोत्री हिमनद से। कौन सा हिमनद है? गंगोत्री हिमनद से, गंगोत्री हिमनद से। इसी में आकर के यहां से मिलती है अलकनंदा। ये कौन सी नदी है? अलकनंदा। नंबर 1 लिखते हैं, यहां देखना, नंबर 1 नदियों के नाम में लिखना शुरू करते हैं जी, नंबर लगा के लिखते जाना नंबर से। नंबर 1 भागीरथी। नंबर 1 कौन सी है? भागीरथी। नंबर 1 है भागीरथी, बोर्ड पर ही है। जैसे ही चलोगे आगे, ये नंबर 2 नदी मिलेगी, दूसरी नंबर नदी मिलेगी। टीचर के पास सब उपाय रहता है, पहले बताओगे तब तो। कौन सी नदी है यहाँ? अलकनंदा। कौन सी नदी है? अलकनंदा। दूसरी नंबर नदी कौन सी है? अलकनंदा। दूसरी नदी है अलकनंदा। और अलकनंदा के बाद यहां लगा देना नंबर 3, इसी का नाम हो जाता है साथियों गंगा। इसी का नाम हो जाता है गंगा। इसी का नाम हो जाता है गंगा। जैसे नंबर 3 लगाओगे, नाम तुम्हारा हो जाएगा गंगा। आगे बढ़ाए। अच्छा, यहां आना, एक नदी है, नंबर 4 नाम है इसका रामगंगा। 4 नंबर नदी का नाम क्या है? जी हाँ, रामगंगा। 4 नंबर नदी का नाम रामगंगा है। 4 नंबर में आना, ये है रामगंगा। इधर से ही लेके आते हैं 5, और ये रिवर्स नंबर 5 कौन सा है? गोमती। रिवर नंबर 5 गोमती। रिवर नंबर 5 गोमती। यहां से लेके आते हैं यमुना को, यहां से लेकर के आते हैं यमुना को। रिवर नंबर 6, नंबर सबका लगा करके लिखते जाना। 6 नंबर, 6 नंबर क्या है? यमुना है। 6 नंबर को हमने काउंट किया है यमुना में। इसी में रिवर नंबर 7, रिवर नंबर 7, 7वीं नदी टोन्स। अभी हाल ही में पूछा हुआ है बीपीएससी ने, देखो कहां अंदर घुस करके पूछा है, टोन्स। और एक नदी है इसी में, 8वीं नदी, जो इस लेफ्ट साइड से ही मिलती है, इसका नाम है हिंडन। 8वीं नदी का नाम क्या है? हिंडन है। 8वीं नदी का नाम हिंडन है। कौन सी नदी है? हिंडन है। 8वीं नदी हिंडन है। फिर इधर आ जाना, बोर्ड पर रहना। इधर से एक नदी मिलेगी, कौन सा नंबर, कौन सा है अब? 9, 9 नंबर। 9 नंबर यहाँ नोट कर लेना बोर्ड पर। 9 नंबर कौन सी है? चंबल है। 9 नंबर नदी चंबल है। दिक्कत है? 9 नंबर कौन सी है? चंबल है। और चंबल की सहायक नदियां कौन कौन सी है? इस चंबल की सहायक कौन कौन सी है? तो एक तो इसका बनास भी सहायक है, इधर से आकर के मिलती है बनास भी। एक आकर के यहां से मिलती है बनास भी, बनास भी, ठीक है। एक लिख लेना छिप्रा या सिप्रा। 10 के बाद 11 नंबर, 11 नंबर में कौन सी है? छिप्रा या सिप्रा। इसी को बोलते हैं सिप्रा, या इसी का नाम है छिप्रा भी, इसी का नाम है
क्षिप्रा भी, इसी का नाम क्षिप्रा भी है। जस्ट इसी के ऊपर में एक नदी है पार्वती। 11 के बाद कौन सी नदी है? 12 नंबर में। 12 नंबर में कौन सी नदी है? पार्वती है। 12 नंबर में पार्वती है। 12 नंबर में पार्वती है। कौन सी नदी मिली? यहाँ पार्वती नदी मिली। जस्ट इसके बगल से आप देखना मिलेगा, यहाँ पर आकर के ही मिलती है काली सिंध। कौन सी है? काली सिंध। सॉरी, 12 के बाद 13 बना लो, 13 बना लो। काली सिंध, काली सिंध, काली सिंध एक नदी। इसके बाद केन 13, 14 में, 14 में। अब दिक्कत है किसी को? अरे और भी दिक्कत है। केन 15 नंबर में, बेतवा, केन बेतवा 15 नंबर है, बेतवा, केन बेतवा। ठीक है, यहां देखना एक नदी आकर के यहां जुड़ेगी 15, 1, 16 में, कर्मनासा। कर्मनासा इसको कहा जाता है भारत का अपवित्र नदी। भारत का अपवित्र नदी, अपवित्र नदी, कर्मनासा अपवित्र नदी। यहाँ है सोन। यहाँ कौन सी नदी है? सोन। 17 में क्या है? सोन है। 17 में सोन है, 17 सोन है। जबकि 18 में क्या है? रिहंद है। 18 रिहंद है। 18 में रिहंद है। 18 को लगा लेना कि ए रिहंद है। ठीक है, सोन रिहंद। पहले इधर का खत्म कर लेते हैं, सोन और रिहंद। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट होगा, इसको लिखना, पुनपुन को। 18 के बाद 19 नंबर में कौन है? पुनपुन है। कौन सी नदी है ये? पुनपुन है। ये 19 नंबर नदी पुनपुन है। आ जाओ यहाँ 20 को भी लिख लेते हैं, 20 को भी लिखते हैं। 20 में कौन सी है? 20 में अजय है। 20 में अजय है या क्यूल है। यहाँ क्यूल भी है, क्यूल को लिख लो, अजय छोड़ो, क्यूल है। 20 में क्यूल है। 21 में सैरो ऑफ बंगाल। 21 में कौन है? सैरो ऑफ बंगाल। कौन सी नदी है सैरो ऑफ बंगाल? दामोदर। यहाँ दामोदर है, दामोदर है। ठीक है, 2 भागों में यहाँ से बढ़ जाती है। 21 के बाद इधर कर देंगे 22 और यहाँ तक कर देना 23। 22 और 23। 22 में इसका नाम हो जाता है हुगली। 22 में कौन सा नाम हो जाता है? हुगली। और 23 में फिर इसका नाम हो जाता है भागीरथी। फिर नाम हो जाता है भागीरथी। फिर नाम हो जाता है भागीरथी। और जैसे ही बांग्लादेश में जाएगी नाम हो जाएगा पद्मा। बांग्लादेश में नाम हो जाएगा पद्मा। ये सब ठीक है? अब या भी दिक्कत है? अब तो बहुत क्लियरिटी है ना। हाँ, तो मायूस मत हो ना, कुछ भी कर देंगे, जमीन आसमां एक कर देंगे, लेकिन हंस के पढ़ोगे तब तो। चलो सुनो, आ जाओ मेरे भाई। इधर हमने कहाँ तक पढ़ा था रे भाई? गोमती तक पढ़े हैं ना? जी हाँ, गोमती तक पढ़े हैं। गोमती के बाद देखना कौन सी नदी मिल रही है। हाँ, कलर चेंज कर देते हैं। देखो कलर ज्यादा व्हाइट है, व्हाइट है, इस पर दिखाई देता है, विजिबिलिटी ज्यादा रहती है व्हाइट का। अब यहाँ देखना, ये दिख रहा है क्या? ये कलर बहुत, हाँ, मरखावा कलर तो ये है, ये तो दिख रहा होगा, ये तो दिख रहा होगा। चलो यहाँ से एक कलर जो है यहाँ से ले लेते हैं। ये नदी कौन सी है? घघरा। कौन सी नदी है? घघरा, उत्तर प्रदेश में। इसी को बोलते हैं सरयू। अयोध्या बसा है इसी के तट पर, इसी की सहायक नदी है। फिर यहाँ नाम क्यों लिखने लगे? नंबरे लगा रहे तो नंबरे लगाने दो। रुकिए, कितना नंबर तक हमने लगाया है? 23 तक, 23 तक। अब 24 नंबर कहाँ लगा दे? यहीं पर लिखते हैं, दिख रहा है ना सबको यहाँ? 24 नंबर। 24 का नाम है घाघरा। 24 का नाम है घाघरा। 24, ये 24। यहाँ 25 है, यहाँ 25 है। 25 का नाम क्या है सर? शारदा। 25 का नाम क्या है? शारदा। 25 वाले का नाम शारदा। आ जाओ बोर्ड पर रहो मेरे भाई। जस्ट यहाँ आना, इसी पर गंडक प्रोजेक्ट पढ़ना है। 25 के बाद कौन सा है? 26 नंबर। 25 के बाद 26 नंबर। 26 में कौन है? गंडक है। 26 में गंडक है। इधर नंबर लगा के लिखे ना। 26 में कौन सी नदी है? गंडक है। जी हाँ, ये गंडक है। यहाँ आना, 27 नंबर। यहाँ कौन सी है? 27 नंबर। 27 कौन सी है? बुढ़ी गंडक। 27 कौन सी है? बुढ़ी गंडक। 27 है बुढ़ी गंडक। 27 है
बूढ़ी गंडक, दिक्कत है। 27 कौन सी है? बूढ़ी गंडक है। और बूढ़ी गंडक की एक सहायक नदी है बागमती। इसी की एक सहायक नदी कौन सी है बूढ़ी गंडक की? बागमती। ऊपर लिख देते हैं यहाँ 28। कौन सी नदी है? बागमती। 28 नंबर में क्या है? बागमती। बागमती 28 नंबर का बागमती। 28 नंबर का है बागमती। आओ 29 में है कोसी। 29 में कौन सा है यहाँ? कोसी। 29 में कोसी। 29 में है कोसी। और 30 और सबसे अंतिम नदी, 30 और सबसे अंतिम नदी, इसका कलर हटाने दो। 30 और सबसे अंतिम नदी यहां देखना, जी हाँ यहां लिख देते हैं 30 और सबसे अंतिम नदी। 30 नंबर, नंबर लगा के कहीं भी 30 नंबर लिखना। ये 30 कौन सी है? हाँ महानंदा। महानदी मत लिखिएगा, वो चल जाएगा उड़ीसा में। महानंदा। और इसकी सहायक नदी एगो है मेची। यहाँ है 31। यहाँ कौन सा है? 31। और 31 में क्या है? मेची है। 31 में मेची है। 31 में मेची है। 31 में मेची है। 31 कौन है? मेची है। और भी दिक्कत है? सब लोग बनाइए इसको प्रेम से, शिद्दत से बनाइए। अब ठीक, ये सबका हो गया। सबका ओरिजिन भी पढ़ लेना है, सबका ओरिजिन भी पढ़ना है कि किसका कहां से ओरिजिन हो रहा है, किसका उद्गम कहां से हो रहा है। अब तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा किसी को भी। इधर कहां बनाइए? हाँ दोबारा नहीं बोलिएगा, एक बार ही बहुत मेहनत से बनाई है। अरे दोबारा मत बोलिएगा। ये हिंडन यहाँ कहाँ से ला दिए हैं? यहाँ तो हिंडन उंडन नहीं है। नहीं यहाँ पे हिंडन नहीं है, यहाँ पे क्यूल है। जी हाँ ये हिंडन नहीं, यहाँ से क्यूल है। देखो जिसका ढूंढ रहे हैं उसमें एक आध को एरर पकड़ाइए जा रहा है, कैसे काम चलेगा? हाँ चलो ठीक है। हाँ हाँ नहीं ठीक है, लेकिन ठीक है तभी मोटा मोटा एरर ढूंढते हैं ना। चलिए आप लोगों का बना जी, दिखा के जाना पड़ेगा, ऐसे थोड़े होगा। लिखो फटाफट लिखो। गंगा जिस नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले हैं, वहीं से ये ओरिजिन होता है इस नदी का। कुल 2525 किलोमीटर लेंथ है, लंबाई 2525 किलोमीटर प्रवाहित होते हुए बंगाल के खाड़ी में इंटर्ड हो जाती है, अपना जल विसर्जित करती है। इस यात्रा के क्रम में इतने नदियों का संयोजन है जिस पर बहुत सारे परियोजनाएं बनाई गई है, अनेकों परियोजना है।
क्वेश्चन सहायक से ज्यादा परियोजनाओं को टारगेट करना है कि कौन सी परियोजना किस नदी पर है। सहायक तो ठीक ही है कि सहायक नदियों को पढ़ना ही है, लेकिन परियोजनाओं को भी बहुत गहराई से देखना है कि किस नदी पर कौन सी परियोजना है। दिक्कत है? ठीक है, चलो। भारत की लाइफ लाइन है, इसलिए आपको थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा। देखो यही दोआब जो है ना, ये गंगा और यमुना का दोआब विश्व का सबसे फर्टिलाइज दोआब माना जाता है, सबसे उपजाऊ दोआब माना जाता है। इस दोआब पर जिस डायनेस्टी का भी कब्जा रहा, जिस साम्राज्य का भी कब्जा रहा, इतिहास में उसने नया कीर्तिमान स्थापित किया है और सबों ने लड़ा है कमोबेश इसी दोआब के लिए। आप एंशियंट में भी पढ़ोगे, त्रिपक्षीय युद्ध, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट इसी दोआब के लिए लड़ रहे थे। हर्षवर्धन इतना समृद्ध रहा, इसी से समृद्ध रहा, इसी से, जी हाँ, इसी बीच में कनौज है ना, यहीं पर कनौज है, इधर ही है, ठीक है, इसी बीच में कनौज है। हर्षवर्धन का इतना शक्तिशाली होने का आधार भी यही था। दिल्ली सल्तनत में भी देखना, जितने शासकों ने इसको कवर किया है वो बहुत महान है, लेकिन जिसने इसको कवर किया नहीं किया वो महान था, अपना छीड़ कर लिया, अपना छीड़ कर लिया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक काम करिए, पंच प्रयाग भी बना दे क्या? 5 प्रयागों की भूमि उत्तराखंड, ताकि गंगा का उद्गम और भी आसान हो जाए। पंच प्रयाग, 5 प्रयाग, पंच प्रयाग, 5 प्रयाग। यहां से अलकनंदा निकलती है, यहां से अलकनंदा निकलती है, एगो तो बेस ले ही लेना। इधर 2 नदियां मिलेगी, इधर 2 नदियां मिलेगी यहां आकर के, ठीक है, 2 नदी मिलती है। एक है विष्णु गंगा, विष्णु गंगा, और दूसरा है धौली गंगा। विष्णु गंगा और धौली गंगा, आ दोनों मिलके बनाता है विष्णु प्रयाग। दोनों के संगम पर कौन सा? विष्णु प्रयाग। दोनों के संगम पर विष्णु प्रयाग। अब इस एक नदी को याद ही नहीं करना है, ये अलकनंदा है। ये कौन सी नदी है? अलकनंदा है। अब जितने प्रयाग बनेंगे उन सब प्रयागों का संबंध अलकनंदा से होगा, अलकनंदा से होगा ही होगा। जैसे नीचे आओगे एक नदी इसमें मिलेगी, नंदाकिनी। कौन सी नदी मिल रही है? जी हाँ, नंदाकिनी। एक नदी मिल रही है नंदाकिनी, और नंदाकिनी जहां मिलती है वो नंद प्रयाग है। कौन सा प्रयाग है? नंद प्रयाग है। जहां नंदाकिनी मिलती है वहां नंद प्रयाग है। नंदाकिनी जहां मिलती है वह नंद प्रयाग होता है। जी हाँ, नंदाकिनी जहां मिले नंद प्रयाग। एक और आकर के इसी में मिलेगी पिंडारी। कौन सी नदी है? जी हाँ, तो जहां पिंडारी मिलती है वहां, जहां जो है मिले वहां रुद्रप्रयाग। जहां पंडा, सॉरी ना ना, कर्णप्रयाग। जहां पिंडारी मिले, जहां मंदाकिनी मिले ना, तब रुद्रप्रयाग। जहां मंदाकिनी मिले तब रुद्रप्रयाग। ये मंदाकिनी पर, इसीलिए हमने एक डायग्राम में खींचा है। जहां मंदाकिनी मिले तो मंदाकिनी के संगम पर बनता है रुद्रप्रयाग। जहां पिंडारी आकर के मिले, तो जहां पिंडारी मिले वो कर्णप्रयाग है, पिंडारी मिले वो कर्णप्रयाग है। और जहां इधर से आकर के भागीरथी का संगम हो, ये भागीरथी आकर के मिले, भागीरथी मिले, इसको देवप्रयाग, इसी को देवप्रयाग, इसी को देवप्रयाग कहा जाता है। कितने प्रयाग की भूमि है? 5 प्रयागों की भूमि है, 5 प्रयागों की भूमि है। इसमें भी दिक्कत है? हाँ, खींचो इसको भी, जबरदस्त बनाओ। हाँ, विष्णु प्रयाग का मिलन होगा धौली गंगा और विष्णु गंगा के संगम पर बनता है। ठीक है, वो बाद में विष्णु गंगा जाके अलकनंदा में मिल जाती है। ठीक है, लेकिन ये संगम है धौली गंगा और विष्णु गंगा का। बहुत सारे किताब में लिखा हुआ है मेरे भाई कि अलकनंदा और विष्णु गंगा इक्वल टू विष्णु प्रयाग, बहुत सारी किताब में लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन वो क्लियरिटी नहीं होनी चाहिए उसमें। लाइट है क्या अजय जी?
ठीक है सबका। देखो उत्तराखंड 5 प्रयागों की भूमि, पंच प्रयाग लैंड उत्तराखंड है। कौन कौन सा? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, 5 प्रयागों की भूमि है। 5 प्रयागों की भूमि है। 5 प्रयागों की भूमि है। दिक्कत है? 5 प्रयागों की भूमि है। ठीक हो सब लोग? हाँ आए, मैं बताता हूं ना आपको, वही तो बता रहा हूं मैं कि जो टिहरी बांध है, वह टिहरी बांध भागीरथी नदी पर ही बना हुआ है। और भागीरथी नदी वहां संगम करती है आगे बढ़ करके अलकनंदा से। सीधे संगम पर वो है ही नहीं बांधू, संगम से अप्रॉक्स 25 किलोमीटर पहले वो बांध है। उतना अंदर घुस करके नहीं देखना है। और आप लोग इसको देखे कहाँ कि दोनों के संगम पर है? सोर्स बताइए। तो अलकनंदा और, हाँ भिलंगना के पास होगा वो, निश्चित रूप से। क्योंकि मेरे भाई यहीं पर आकर के एक नदी मिलती है भागीरथी में, भिलंगना। कौन सी नदी मिलती है? भिलंगना। और ये संगम पर है भिलंगना के, यहां बना हुआ है टिहरी बांध, और ये है भिलंगना। अलकनंदा नहीं, ये भिलंगना है। तो हमने उस डायग्रामों में भिलंगना को छोड़ दिया है, इसीलिए आपको लग रहा होगा ये क्यों। अब कितने नदियों को एगो डायग्राम में तो उतना ही बना दिए हैं, तो आप लोग परेशान हो। ठीक है हाँ, उतना ही पर तो रो रहे हो। ये बन गया? सबका बना? अरे सुंदर सुंदर बनाए हो, केवल सुंदर बोलते हो। हाँ 99% आदमी केवल सुंदर बोलना सीखा है। ये कैसे अच्छे से बोलने रे? सुंदर पढ़ो, स्मार्ट बनो। ठीक है कि नहीं है? स्मार्ट दिखने से कोई फायदा नहीं है। टिहरी बांध हमने एक डायग्राम में यहाँ बनाया था। देखो कहाँ, हाँ यहाँ टिहरी बांध। यहाँ एक नदी आकर के ऊपर से मिलती है, ये नदी है भिलंगना। इस नदी का नाम है भिलंगना, और यहाँ बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लें। लिखिएगा कि इसका ओरिजिन्स कहाँ है। सबसे दिक्कत हो जाएगा शाम में। द यमुना, एक 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 को करके। सबसे पहले यमुना रिवर, यमुना, यमुना, सबका ओरिजिन पढ़ लेते हैं जितना आवश्यक है। यमुना, यमुना इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। यमुना ओरिजिन फ्रॉम वेयर? कहां? हाँ, यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुना नदी का उद्गम, यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर सिचुएटेड ऑन द बंदरपुछ रेंज। यमुनोत्री ग्लेशियर जो बंदरपुछ में अवस्थित है, जो बंदरपुछ में अवस्थित है, जो बंदरपुछ में अवस्थित है, बंदरपुछ श्रेणी में अवस्थित है। रेंज बंदरपुछ श्रेणी में अवस्थित है, रेंज में बंदरपुछ रेंज। ठीक है, अच्छा इतनी बातों को पढ़ लिया, तो आगे बढ़ो। इसकी एक सहायक नदी हमने पढ़ा था टोन्स। इसकी एक सहायक नदी को देखा था, टोन्स को, टोन्स। इसकी एक सहायक नदी हमने पढ़ा था टोन्स। इसकी एक ट्रिब्यूटरी है टोन्स। कौन सा ट्रिब्यूटरी है? टोन्स। टोन्स, टोन्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालय रेंज। टोन्स नदी का उद्गम हिमालय श्रेणी से होता है, जो यमुना की सबसे
लंबी सहायक नदी है, सॉरी हाँ, जो यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, हिमालय श्रेणी से होता है, जो यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है। जोर देकर के बोल रहा हूं तो कारण समझ लेना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है सर कि यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, टोन्स है। यमुना की सबसे सहायक नदी टोन्स है, और टोन्स नाम ऐसा है कि लगता है यूरोप में कोनो नदी होगा। जो नहीं पढ़ा है ना उसको टोन्स इंडिया समझ में आएगा ही नहीं। इसका नाम थोड़ा अंग्रेजी नाम की तरह है, अंग्रेजी नाम की तरह है, ठीक है। आगे लिखे, चंबल, 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 खूब बढ़िया से लिख के रखते हो ना घर पे, अंग्रेजी वाला खूब बढ़िया से नोट्स बनाता है जी, सब बात अंग्रेजी हिंदी में बराबर बोलते हैं। अब कुछ ऐसा भी ज्ञान लेके बैठा हुआ है कि सर पोठी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, है कि नहीं है, और 2.5 अक्षर प्रेम का, अरे पढ़ो 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 लगे रहो मुन्ना भाई, समझ रहा है ना। हाँ, ऐसी बात नहीं है, पढ़ने की ये प्रक्रिया है सर कि आपको समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, और जब पूछा जाए तो बता देना होगा, सिलेक्शन पक्का है। अगर एक भी चरण में आप चूक रहे हैं तो सिलेक्शन असंभव है। अब जाके भले हमको गाली देना मंजूर है हमें, लेकिन हकीकत बोलेंगे कि आपको लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा, और जब पूछा जाए तो बता देना है, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। केवल समझ के छोड़ दिए, 4 दिन में भूल जाइएगा, 5वां दिन कौन पूछता है, ठीक है। तो लिख करके जरूर रखना, नोट्स बना के रखना। और मैं बहुत आदर्श नहीं मानता हूं पन्ना वाला लिखने वाला आदमी सबको, ठीक है, वो मेरा आइडियल स्टूडेंट नहीं होता है, क्योंकि हमको पता है मेरे भाई, एक कमीशन की तैयारी लंबी प्रक्रियाओं का तैयारी है, और आप पन्ना पर लिख करके रखते हो, और घर ले जा करके पता चला 1 महीना के बाद सीरियलें नहीं मिल रहा है। तो इससे बढ़िया है कि एक स्पाइरल कॉपी खरीद लो मोटा सा, और सब बात स्पाइरल कॉपी में लिख करके रखो। जीवन में आपको तो काम आएगा ही, आने वाली पीढ़ियां भी यही पढ़ेगी, ऐसा थोड़े है कि उसको बदलना है, तो उसको भी आप उपहार दे देना कि देखो हम लोग कितना मेहनत करके पढ़े थे, ठीक है। चलिए उसके बाद कौन सा हो गया ना, चंबल, चंबल लिखे, चंबल ओरिजिनेट फ्रॉम ए प्लेस नियर महू, चंबल नदी का उद्गम महू मध्य प्रदेश से होता है। चंबल ओरिजिनेट फ्रॉम ए प्लेस नियर महू, नहीं महू, महू महू नहीं है, महू तो उत्तर प्रदेश में है, और ये मध्य प्रदेश में है। महू, महू अंग्रेजी में इसको बोलते हैं MHOW, इसका स्पेलिंग होता है MHOW, महू। महू उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, महू है, महू से है। चंबल नदी का उद्गम महू मध्य प्रदेश से होता है, मध्य प्रदेश से होता है। महू, ये तो बोर्ड पर लिखे हैं महू, महू उत्तर प्रदेश में है। क्या मैडम आप भी शोषण करते हो, चलो महू उत्तर प्रदेश में है, इन मालवा प्लेटू, महू मध्य प्रदेश, मालवा के पठार से होता है, मालवा के पठार से होता है। महू, महू मध्य प्रदेश, मालवा के पठार से होता है। ज्योग्राफिक, सॉरी यूपी बोले हैं क्या, हमने तो समझाया है ना उसको कि देखो महू उत्तर प्रदेश में है, महू मध्य प्रदेश में है, समझ रहे हो मेरी बात। महू उत्तर प्रदेश में है। आप बनारस जाओगे ना तो एक स्टेशन मिलेगा, रेलवे स्टेशन महू, तो ये उत्तर प्रदेश है, अब महू मध्य प्रदेश है। तो इस नदी का उद्गम महू से होता है, न कि मऊ से होता है, इसलिए इतना हमको जोर देना पड़ा है, इसलिए हमको इतना जोर देना पड़ा। ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या लिखना था, मालवा के पठार से, मालवा के पठार से। सुनो, चंबल नदी में सबसे फेमस है यहाँ का बेडलैंड टोपोग्राफी। कौन सा बेडलैंड टोपोग्राफी है यहाँ, यहाँ का बेडलैंड टोपोग्राफी कौन सा है,
हाँ, तो बीहड़ तो है। एक दिन और बात किए थे बीहड़ पर कि सर बीहड़ जो खाड नुमा या खड्डा नुमा एक क्षेत्र, जहां नदियां गार्ज का निर्माण करी है, गड्ढा गड्ढा बनाई है, और ये बड़ा चंबल का अपवहित क्षेत्र है, जहां आज भी क्या बोले, हाँ आज भी जो है असंवैधानिक गतिविधियों में संलग्न लोग समाहित होते हैं। यहां वो कह रहे हैं कि सर बोल ही दीजिए, पान सिंह तोमर है कि नहीं है, उसी पर बना हुआ था कि चोर तो संसद में बैठे हैं, बिहार में तो बागी होता है कि नहीं है। वो फूलन देवी एक बार में 21 को खड़ा करके मारी है। ऐसे लोगों को बहुत सैल्यूट करते हैं हम। नाम सुना आप लोगों ने फूलन देवी को? रेप हुआ उसके साथ, लेकिन कहेगी अरे हम भी औरत हैं भाई, औरत का रूप देखा कहाँ है तुम लोग? दुर्गा शांति स्वरूप में पूजी जाती है तो काली रूप में भी पूजा होता है कि नहीं है? औरत का एक स्वरूप सौम्य रूप है, तो दूसरा विकराल रूप भी है। सौम्य रूपों का शोषण हो सकता है, लेकिन विकराल रूप का शोषण असंभव है। और जिस दिन महिला किसी की घर की हो, कोई हो, किसी की बहन बेटी हो, जिस दिन अगर वो अपना वह विकराल रूप पकड़ ली, समझो दुनिया की कोई ताकत उसे परास्त नहीं कर सकता है। आप नहीं बांध सकते हो, क्योंकि असीम और अनंत शक्तियां महिलाओं में नहीं थे। बड़ी शक्ति है, लेकिन वो शक्तियां ईश्वर ने हनुमान जी की तरह भुलवा दिया है। क्यों? वो विनम्र है, वो बड़ी विनम्रता से पेश आती हैं, और विनम्रता में तो अपना जान तक रोज दे देते हैं। देते हैं कि नहीं? इसलिए बहुत सब लड़का सबके भी बोलते हैं जी हाँ कि देखो कभी किसी के शांति का हरण मत करो, नहीं तो शांति का हरण जिसने भी किया उसका परिणाम बहुत बुरा हुआ है। हुआ है कि नहीं? हाँ, शांति, सीता तेरा, सीता शांति स्वरूपा है, हरण हुआ, नाश हो गया। ठीक है, छोड़ो हटाओ। समझने वाला बेहतर समझता है मेरी बातों को, नहीं समझने वाला तो सब समझता है। अब इसमें ना समझ तो बैठा ही नहीं है। इतने बड़े क्लास में ना समझने वाला आएगा जी? नहीं है। तो सब बातों को गहराई तक समझ लेता है सब। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि महिलाएं कल से जाकर के अब तांडव मचाना शुरू करें, ये भी ठीक नहीं है। हाँ, 21वीं सदी की नारियां ऐसी भी बातें नहीं करो। अच्छा है, सशक्त है। मैं सुनो, बहुत अच्छी बात है। 21वीं सदी की सुनो, हर शताब्दी किसी ना किसी के लिए समर्पित होता है। अब मुझे मत बुलवाओ उस क्षेत्र में। हर शताब्दी किसी ना किसी के लिए समर्पित होता है। अब किसी काल को भी पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं तो ज्योग्राफी पर ही बात करेंगे। सर हर एज में किसी ना किसी जीव की प्रधानता रही है। जुरासिक काल में पूरे विश्व में डायनासोर का प्रधानता था। एक समय आया, वो भी गया। एक लंबे समय तक पुरुष और रूढ़िवादी समाज का प्रधानता रहा है कि नहीं? लेकिन मैं घोषणा किया हूं कि ये 21वीं सदी महिलाओं का सदी है। अभी तो शुरुआत हुआ है 2024 से। अभी इस सदी में 76 साल बचे हैं, और इस 76 साल के बाद देखना कि महिलाओं का स्वरूप क्या होगा। क्योंकि महिलाओं का वो भी दिन हमने पढ़ा है ना, कि जब आधी खुली खिड़की और आधी उठी घूंघट से जब वो संसार देखती थी तो उनको वो संसार कैसा दिखता था। और ये दुनिया में ये रीत है कि एक बार दुल्हन दहलीज पार कर जाए फिर आप कैद नहीं कर सकते हो। दहलीज पार कर चुका है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। अगर एक कहानी सुनोगे तो दूसरा बदल रहा होगा। समझ रहे हो? ये समझ रहे हो? आज नारा उठता है कि दुनिया की नारी स्वतंत्र हो, लेकिन मेरी वाली को छोड़ के। हाँ, अरे संसद में कानून बन रहा था, उस दिन हमको हंसी आ रही थी, मैं सुन रहा था। सांसद उठ करके खड़ा होकर के पीट रहे थे कि गजब है, ये नारी शक्ति वंदन कानून नारियों में एक नया सशक्तिकरण लाएगा। हमको हंसी आ रही कि तुम अपनी वाली का हालात बताओ कि तुम क्या चाहते हो। 1 घंटा मोबाइल बंद हो जाता है तो लोगों पर क्या से क्या गुजर जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? रुको, अभी 50 साल और बीतने दो। ठीक है, ये मेरी भविष्यवाणी है। हमको जरूर ढूंढना, जिंदा रहे तो बताना जरूर कि मास्टर तुम सही बोल रहा था, है कि नहीं है। ये तो अभी स्टार्ट हुआ है। 24 साल का बच्चा तो अभी शिशु होता है ना, लेकिन 24 साल में ही सब समझ रहा है कि सर अब बहुत हो गया, आतंक हो गया है। तो अभी तो 76 साल बाकी है।
इसके बाद कुछ होना है, ठीक है, संभलिए, थोड़ी हटाइए, आ जाइए। आगे कौन सा है भाई, ये बैडलैंड टोपोग्राफी पढ़ रहे थे, यहीं पर जो बैडलैंड टोपोग्राफी है उसे क्या कहते हैं, बीहड़ कहते हैं। लिखो, चंबल नदी घाटी, चंबल नदी, चंबल नदी क्षेत्र को बीहड़ के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में बैडलैंड टोपोग्राफी कॉल्ड बीहड़, बीहड़, बीहड़ लिखिए क्या, बहुत आसान है रे भाई, बीहड़ कौन सा क्षेत्र है, बीहड़, बैडलैंड टोपोग्राफी कॉल्ड बीहड़, बैडलैंड टोपोग्राफी को बीहड़ कहा जाता है, ठीक है। हाँ ये बिहार क्षेत्र, अब बिहार में एक अलग समस्या है, अभी अभी भूमि के स्तर पर यहाँ बहुत सारी चैलेंजेस चल रहे हैं, उसको हम सवाल पढ़ाएंगे, उसमें निश्चित रूप से पढ़ाएंगे कि सर बिहार का जो क्षेत्र है वो बहुत अभी हस्बेंड्री को लेकर के बहुत हेवी हस्बेंड्री चल रही है वहां पर, और माने बहुत ज्यादा पशुपालन, और दूसरा अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चर, दोनों से ये क्षेत्र जूझ रहा है, दोनों से जूझ रहा है। पुनपुन लिखना, पुनपुन, पुनपुन, पुनपुन नदी, इसका ओरिजिनेशन कहाँ है, हाँ देखो, पुनपुन नदी का उद्गम, पुनपुन ओरिजिनेट फ्रॉम, पुनपुन नदी का उद्गम, पुनपुन ओरिजिनेट फ्रॉम, ओरिजिनेट फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर पठार इन पलामू, छोटा नागपुर पठार, पलामू इन छोटा नागपुर प्लेटू पलामू इन झारखंड, पलामू इन झारखंड, छोटा नागपुर पठार पलामू झारखंड है, पलामू झारखंड है, पलामू डिस्ट्रिक्ट, याद है ना, बहुत अच्छी बात है। आगे लिखना, इट्स ज्वाइन द गंगा ऑन राइट बैंक नियर फतुहा, इट ज्वाइन गंगा राइट बैंक नियर फतुहा, यह गंगा नदी में फतुहा के निकट समाहित हो जाती है, अपना जल विसर्जित करती है, समाहित हो जाती है, अपना जल विसर्जित करती है, ठीक है, अच्छे शब्द लिखना कि मजा आ जाए पढ़ के, समाहित हो जाती है या अपना जल विसर्जित करती है, ठीक है। हिंदी की अंग्रेजी, फतुहा के निकट अपना जल समाहित करती है, विसर्जित हो, जल विसर्जित करती है या समाहित हो जाती है, अंग्रेजी वाला क्या लिखेगा, ज्वाइंट हो जाती है। अंग्रेजी थोड़ा रूढ़िवादी है, हिंदी में बड़ा सुनने में प्यारा लगता है, नहीं है, हाँ हिंदी में सुनने में प्यारा लगता है। आगे लिखना, सोन, सोन, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द हिल ऑफ अमरकंटक इन मध्य प्रदेश, इस नदी का उद्गम, इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है, इट ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक इन मध्य प्रदेश, इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है, अमरकंटक से होता है, एंड ज्वाइन द गंगा, एंड ज्वाइन द गंगा वेस्टर्न पटना, और गंगा के पश्चिम में पटना में अपना जल विसर्जित, सॉरी गंगा में अपना जल विसर्जित करती है, पटना के पश्चिम में गंगा में अपना जल विसर्जित करती है। तब इसीलिए तो हम पटना के पश्चिम में लिखवा दिए हैं, दानापुर पश्चिम में है ना। चलिए आगे बढ़िए, दामोदर, द ओरिजिनेट फ्रॉम ईस्टर्न पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू, दामोदर, इस नदी का उद्गम, इस नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पूर्वी भाग से हुआ है, इट ओरिजिनेट फ्रॉम ईस्टर्न पार्ट ऑफ
छोटा नागपुर प्लेटू इन झारखंड। एक लाइन इसी यही जोड़ दो, वहां जगह नहीं था तो नहीं जोड़े हैं। इस नदी की, चाहे इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी बराकर है, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी बराकर है। द बराकर इज इट्स मेन ट्रिब्यूटरी इस नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? ट्रिब्यूटरी बराकर है। यह हुगली में अपना जल विसर्जित करती है, हुगली में अपना जल विसर्जित करती है। इट ज्वाइन इन हुबली नियर फुल्टा आइलैंड। दामोदर, यह हुगली में अपना जल विसर्जित करती है। इट ज्वाइंड हुगली, हुगली कहां? वेस्ट बंगाल, कलकत्ता। अच्छा, हुगली नियर फुल्टा आइलैंड, फुल्टा आइलैंड, फुल्टा द्वीप, फुल्टा फुल्टा फुल्टा। अरे नया नाम नहीं है भाई, इतिहास का बड़ा फेमस नाम है फुल्टा द्वीप। जी हाँ, कलकत्ता में ही फुल्टा आइलैंड, नाम सुने हो क्या? फुल्टा आइलैंड, ठीक है। सिराजुद्दौला जब 146 को बंधले था ना, तो बाकी जो बचल थे वो ये फुल्टा द्वीप पर भागे थे। बाद में आकर के जॉब चारना की सबने माफी भी मांगा, तो भारतीय राजा इसलिए सबके सब गए क्योंकि इमोशन बहुत था। भारतीय राजाओं के हार के कारण क्या रहे? इमोशन बहुत था। तो जिसमें बहुत हेवी इमोशन होगा वो शोषण का शिकार होगा। हाईली इमोशन आपको शोषित कर सकता है, निश्चित रूप से शोषण का शिकार बना सकता है। बनाता है कि नहीं? निश्चित रूप से बनाता है भाई। इसलिए आपको एक एटीट्यूड जरूर आना चाहिए। पता है आपको, यूपीएससी में एक पेपर एथिक्स पढ़ना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि 70 में तो नहीं, 71, 72, 73 तक में एस्थेटिक्स चेंज हो करके और एथिक्स में जुड़ना ही जुड़ना है उसको। अब एक ही रिफॉर्म बाकी है कि एस्थेटिक्स हटना चाहिए, क्योंकि सिविल सेवकों को मैथ आता है कितना ये बहुत माने नहीं रखता है। उसके पास बहुत सारे क्लर्कीय लोग हैं जो काम करेंगे मैथमेटिक्स पर, लेकिन उसको मोरालिटी जरूर आना चाहिए। और एथिक्स तो सबको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, और जिसमें एटीट्यूड पढ़ाया जाता है। एटीट्यूड, कि एटीट्यूड होना ही होना चाहिए, समझे? एक होता है सकारात्मक एटीट्यूड, अभिवृत्तियां, और एक नकारात्मक अभिवृत्तियां होती है। तो आप में सकारात्मक अभिवृत्तियां यानी एटीट्यूड का प्रवेश होना ही होना चाहिए, जिसे स्वाभिमान बोलते हो। अभिमान नहीं, स्वाभिमान होना चाहिए। नहीं तो कोई तुमको रोज छोड़ करके भाग रहा है और तुम कह रहे हो कि नहीं, तुम्हारे ही साथ चांद तक घर बनेगा, जीवन इसी पर रहेगा, है कि नहीं है? नहीं, ये भावनाएं आती है ना। तो हम कभी सुनते हैं ना कहीं मामला, कहीं पेपर ऊपर का, हम कहते हैं क्या कर रहे हो, तुमको सिविल सेवा पढ़ना चाहिए जहां एटीट्यूड पढ़ा दिया जाता है कि नहीं है? ये किस प्रकार का एटीट्यूड? अब सीधी बातें है कि आपका एक एटीट्यूड क्या है, चलो भाई ये दुनिया में तुम नहीं तो कोई और सही, ये एक, हाँ देखिए कितना याद है, सबके लिए लागू होगा ना। तो ये सकारात्मक एटीट्यूड है, और इस एटीट्यूड में नो प्रेशर किसी को भी, ठीक है? छोड़ो हटाओ, चलो ये फुल्टा द्वीप पर शरण लिए थे, आगे बढ़े। नेक्स्ट लिख लेना राम गंगा। राम गंगा, राम गंगा, राम तेरी गंगा मैली हो गई, वो वाली नहीं, ये सीधे राम गंगा, ठीक है? राम गंगा, राम गंगा ओरिजिनेट नियर नैनीताल, ओरिजिनेट नियर नैनीताल, यह नैनीताल के से निकलती है और
कन्नौज के निकट, इत्र की नगरी कन्नौज, लाह की चूड़ियां कन्नौज, और कन्नौज के निकट गंगा में अपना जल विसर्जित करती है। ज्वाइन गंगा इन कन्नौज। आगे लिखो गोमती। गोमती जितना छोटा से छोटा हो सकता है उतना छोटा मैं पढ़ा रहा हूं, अब इसमें से छोटा तुम मत करना अपने दिमाग लगा के, ठीक है। गोमती, गोमती ओरिजिनेट फ्रॉम पीलीभीत। गोमती ओरिजिनेट फ्रॉम पीलीभीत। गोमती जिसका उद्गम कहां से होता है? पीलीभीत से। गोमती पीलीभीत। पीलीभीत एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, पीलीभीत। जी हाँ, एक झील है पीलीभीत में, ठीक है। फुलहरा, कौन झील? फुलहर झील, हाँ ठीक है, वही पीलीभीत में ही है फुलहर झील, वहीं से, ठीक है। पीलीभीत ओरिजिनेट फ्रॉम पीलीभीत, फुलहर झील, फुलहर लेक। एंड ज्वाइन गंगा इन गाजियाबाद, चाहे गाजीपुर, गाजियाबाद नहीं गाजीपुर। एंड ज्वाइन गंगा इन गाजीपुर। ज्वाइन गंगा इन गाजीपुर। नोट लगा करके नीचे लिख लेना, दो सिटी बड़ा फेमस है। कौन कौन? एक जौनपुर और दूसरा लखनऊ, दोनों यहीं सिचुएटेड है। हाँ, लखनऊ और जौनपुर, लखनऊ और जौनपुर, लखनऊ और जौनपुर। जी हाँ, जी हाँ। लिखो घाघरा। घाघरा घाघरा ओरिजिनेट फ्रॉम द मापचा चुंग ग्लेशियर। ओरिजिनेट फ्रॉम द मापचा चुंग ग्लेशियर। मापचा चुंग ग्लेशियर ओरिजिनेट फ्रॉम द मापचा चुंग ग्लेशियर इन प्लेटू ऑफ तिब्बत। इस नदी का उद्गम मापचा चुंग हिमनद तिब्बत से होता है। मापचा चुंग हिमनद तिब्बत से होता है। कौन सा हिमनद है? मापचा चुंग हिमनद। मापचा चुंग हिमनद, मापचा चुंग हिमनद कहाँ है भाई? तिब्बत में। इस नदी का उद्गम मापचा चुंग हिमनद तिब्बत से होता है। मापचा चुंग ग्लेशियर इन तिब्बत एंड it is known as Karnali in Nepal. It is known as Karnali in Nepal. इसे नेपाल में करनाली के नाम से जानते हैं। It is known as the Karnali in Nepal. इसे नेपाल में करनाली के नाम से जानते हैं। करनाली, करनाली बोर्ड पर लिख देते हैं मेरे भाई। करनाली, करनाली, करनाली क्या नाम है भाई? करनाली, करनाली नेपाल में किसे जानते हैं? करनाली के नाम से जानते हैं, सही है ना। एंड नोन एज द उत्तर प्रदेश एज ए सरयू। उत्तर प्रदेश में सरयू और उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से जानते हैं। इट ज्वाइन द गंगा नियर छपरा। इट ज्वाइन द गंगा नियर छपरा। यह छपरा के नजदीक गंगा नदी में अपना जल विसर्जित करती है। यह छपरा के नजदीक गंगा नदी में अपना जल विसर्जित करती है, अपना जल विसर्जित करती है। एकदम ओके है? सबका ठीक है? सब लोग ठीक हो? चलिए आगे बढ़ लेना।
उसके बाद गंडक पर आ जाते हैं। अभी सारा प्रोजेक्ट बचा हुआ है, सब प्रोजेक्ट भी पढ़ना है जितना इन नदियों पर प्रोजेक्ट है। गंडक, गंडक ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्रेटर हिमालय इन नेपाल। गंगा नदी का उद्गम, सॉरी, गंडक नदी का उद्गम बृहद बृहद हिमालय नेपाल से होता है। बृहद हिमालय नेपाल से होता है, जबकि जबकि सोनपुर में, जबकि सोनपुर में यह अपना जल विसर्जित करती है। जबकि सोनपुर में यह अपना जल विसर्जित करती है। कहाँ? सोनपुर में। सोनपुर में यह अपना जल विसर्जित करती है। आगे कोसी, आगे कोसी। कोसी, कोसी को क्या कहते हैं? सैरोइन बिहार, सैरोइन बिहार, बिहार की शोक, सैरोइन बिहार, बिहार की शोक। ये सबसे प्रारंभिक धारा है ना इसकी, अरुण नाम है उसका वहां पर, या अरुणा कहा जाता है। सबसे प्रारंभिक धारा है। देखो 7 धाराओं के मिलने से कोसी नदी बना है और इसलिए इसे सप्त कोसी भी कहा जाता है। 7 में से जो सबसे प्रमुख धारा है वह धारा है अरुणा, और अरुणा निकलता है कहां से? गोसाई थान पिक इन तिब्बत से। ठीक है, इसलिए कोसी नदी का हम लोग पढ़ते हैं कि कहां से उद्गम है इसका? गोसाई थान तिब्बत से। ठीक है, एक लाइन लिखो, फटाफट लिखो कि इट ओरिजिनेट इन नेपाल आफ्टर 7 स्ट्रीम। यह नेपाल में 7 धाराओं के मिलने से बना है। इट ओरिजिनेट इन नेपाल आफ्टर 7 स्ट्रीम ज्वाइन टुगेदर, ज्वाइन टुगेदर, 7 धाराओं के मिलने से बना है। इट्स मेन स्ट्रीम इज अरुणा, इसकी मुख्य धारा अरुणा है। विच ओरिजिनेट फ्रॉम द गोसाई थान, विच ओरिजिनेट फ्रॉम द गोसाई थान, इसकी मुख्य धारा अरुणा है, जिसका उद्गम गोसाई थान पिक तिब्बत से हुआ है। जिसका उद्गम गोसाई थान पिक तिब्बत से हुआ है। महानंदा, महानंदा गोसाई थान पिक इन तिब्बत। महानंदा, महानंदा ओरिजिनेट द हिल ऑफ दार्जिलिंग। महानंदा नदी का उद्गम दार्जिलिंग पहाड़ी से हुआ है। महानंदा नदी का उद्गम कहां से? दार्जिलिंग पहाड़ी से हुआ है। हाँ, दार्जिलिंग पहाड़ी ही वहां करके रखिए, झील में जाने की जरूरत नहीं है। फराग आप चेंज कर लेना एक शब्द में, दार्जिलिंग पहाड़ी से हुआ है। लिखिए, यह गंगा में, यह गंगा में बाईं तरफ से मिलने वाली सबसे अंतिम नदी है। यह गंगा में बाईं तरफ से मिलने वाली सबसे अंतिम नदी है। लास्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा ऑफ इट्स लेफ्ट बैंक इन इंडिया। बाईं तरफ से मिलने वाली सबसे अंतिम नदी है, सबसे अंतिम नदी है। ठीक है, ये कुछ मोटा मोटा नदियां हैं जिसका उद्गम हमने आपको पढ़ा दिया। बाकी सबका उद्गम पढ़ोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। मेजर हेडिंग लगा देना, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट रिलेटेड टू द गंगा रिवर सिस्टम। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, हाँ, बहुदेश गंगा नदी तंत्र पर स्थित
बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ओह चला, सो रहा है क्या? सुन रहा है? बौद्धिक चिंतन में पढ़ल है। ठीक है। वेरियस रिवर वैली प्रोजेक्ट रिलेटेड टू द गंगा रिवर सिस्टम, रिवर सिस्टम। ठीक है, सब लोग ठीक हो? आप सबको सुनो थोड़ी सी बातें, बार बार मेरे दिमाग में यही आ रहा है कि अभी बहुत आदमी कोरा कागज सब है, कहीं कहीं से ज्ञान अर्जित कर लिया होगा कि पहले मेंस पढ़ो फिर प्री की पढ़ाई करते हैं, लेकिन अब समय एकदम नहीं है मेरे भाई। आप इस प्री को, जो लोग अभी टारगेट नहीं बनाए हो, आज से इस पर जान धून करके भूखा शेर की तरह पड़ जाना, रख देना मेंस की कॉपी को कहीं, भूखा शेर की तरह पड़ जाओ। अगर कितना भूखा शेर की तरह पड़ोगे ना तो सितंबर तब क्लियर करते करते आपका हालत पस्त हो जाएगा, और सितंबर बहुत दिन नहीं है। कैसे क्लियर करना है आपको? तो आप कम से कम डेली पेपर रखिए, डेली पेपर जरूर पढ़िए, पेपर पढ़िए और एक एक सब्जेक्ट को खत्म करिए। जिस सब्जेक्ट को पढ़िए तो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक मिले या अन्य जो एरर फ्री अगर प्रैक्टिस सेट मिले, एरर फ्री देख लेना कि किसमें एरर कम है, प्रैक्टिस सेट हो। अदर स्टेट के भी जैसे यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, ये सब के भी क्वेश्चन बैंक को ढूंढ देना है, इन सब के भी क्वेश्चन बैंक को ढूंढ देना है। ठीक है, रोज कम से कम 150 क्वेश्चन आपका एमसीक्यू लगना चाहिए पर डे। अभी से शुरू करोगे तो रोज 150 क्वेश्चन लगना चाहिए, क्योंकि मई अब हाफ हो चुका है। अगर साफ हटा दो तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 तिहाई 12, 120। अगर 100 क्वेश्चन का औसत मान के ले जाओगे तो 12,000 क्वेश्चन पर आपने प्रैक्टिस किया है। ये बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित आपने नहीं कर लिया। और प्री पास करने के लिए तो एमसीक्यू से प्रैक्टिस करके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि पढ़ना और क्वेश्चन बनाना दोनों दो बातें हैं। मैं कितना भी बेहतर आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन जब मिलेगा ना तब तुम लोगों को लगेगा कि हाँ इसको बनाना कैसे है, और वहां खुद से टकराना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन तो हम दे रहे हैं ना, लेकिन वहां पर एलिमिनेट करना सीखना पड़ेगा कि कैसे हम चीजों को एलिमिनेट करें, क्योंकि अब बीपीएससी भी यूपीएससी के रास्ते पर चल चुका है प्री एग्जाम में, और सबसे टफ यही है कि इसका पहले प्री पास करो। ठीक है, नहीं मेरी इस बातें समझ में आए तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा एक जिम्मेवार शिक्षक होने के नाते हर दिन 2-3 बार मैं बोल देता हूं कि अब क्विक समय है आपको प्री पढ़ने का, कि जान धून लगा दो, रोज 100 से 150 क्वेश्चन बनाओ, डेली का पेपर पढ़ो, महीने का एक बढ़िया बढ़िया मैगजीन लेकर के पढ़ो, और किताबों को थ्रू आउट पढ़ करके, और फिर उस चैप्टर का आपको क्वेश्चन बनाना है, फिर उस चैप्टर का क्वेश्चन बनाना है। जहां कमी रह जाती है उसको फाउंड आउट करिए, अपने टीचर से बात करिए, खुद से कोशिश करिए, तो प्री निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। और फिर अगले बार के लिए तैयार करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी मेरा लाल लाली छूटे, सब के सब इस बार हो जाए, ये मेरी कोशिश है, इसलिए मैं इतना दबाव दे करके इन बातों को करता हूं। ठीक है, किसी को दिक्कत है? नहीं है तो कल से आप लोग जरूर बना करके रखना। मैं कभी किसी से पूछ भी सकता हूं, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं आपके घर भी फोन करवा सकता हूं कि बताइए कि प्री उरी का ही पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। कहेंगे कि हम लोग तो लॉज पीजी में रहते हैं सर, तो कोई बात नहीं, वहीं फोन करवा लेंगे, वहीं पर एक आध को अपना जासूस भेज देंगे कि सही में जा करके देखिए इसका क्या हालात चल रहा है, पता चल जाएगा, नहीं चलेगा? हाँ ये काम हो सकता है, बहुत आसान काम है, कोई बड़ा काम नहीं है। लड़की होगी तो लड़की जासूस लगा दिया जाएगा, और लड़का होगा तो लड़का जासूस लगाया जाएगा कि बताओ सही सही बातें, फोटो खींच के ले आओ कि हाँ ये आदमी क्या क्या जब बता रहा है कि नहीं प्री हो रही, तो अपने खींच के ले आएगी सब कि सर देखिए ये सब ठीक नहीं है। ठीक है, हाँ तो इन चीजों पर आपको जबरदस्त तरीका से टूट जाना है। कम से कम आज से अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तुम लोग तो ज्योग्राफी का बनाओ, पॉलिटी पढ़ रहे हो पॉलिटी का बनाओ, हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री का बनाओ। आज से आपसे उम्मीद और एक्सपेक्ट करें कि आप लोग बनाओगे ना, निश्चित रूप से। ठीक है, ठीक है, इस साल देना है पेपर, इसमें से किसको इस साल नहीं देना है? नहीं देना है तुमको? अंडर ग्रेजुएट हो, फाइनल हो गया, हो गया तो क्यों नहीं देना है? एज 20 ईयर्स हो गई है, 20 ईयर्स भी मैंने, अरे 20 साल के भी हो कि नहीं, 21 नहीं पूछ रहा हूं, 20 साल की हो ना,
तो 20 साल वाले वैलिड होते हैं। एक पोस्ट होता है उसमें जो 20 साल वाले को बुलाता है कि आ जाओ मेरे यहाँ, हालांकि उसका सीट थोड़ा कम आता है, तो 20 साल वाले भी उसमें वैलिड है। और 20 साल की तुम नहीं हो तो ग्रेजुएशन कैसे कर ली हमको ही बताओ, तब जांच बैठवा देंगे। सच्चाई बात है कि नहीं है? इसलिए तुम 20 साल की अवश्य हो, और बाकी सब लोगों को तो देना ही देना है। तो आप लोग, नहीं तो फिर 30 सितंबर के बाद मैं जो आपको डांटूंगा, शायद दुनिया में उतना बड़ा डांट कोई नहीं डांटा होगा। बहुतों को रोना पड़ सकता है अगर मेरी बातों पर आप नहीं फोकस करोगे तब। और मैं ऐसा जिद्दी व्यक्ति हूं कि मेरे मूड में अगर चल दिया तो मैं क्लास व्लास छोड़ के आपके घर पहुंच जाऊंगा। हाँ, सबका एड्रेस यहाँ है, और पक्का मैं आपके घर चला जाऊंगा। और फिर अरे दूर है, पूरा बिहार मेरे पौए तक रहता है। कहीं है वहां 5 गो है ना मेरा चेला जी, कहीं लेके चल जाएगा। अब भोज खाने के लिए तो हमको बुला लेता है ब्याह में, तो हम 5,000 का तेल जला के चल जाते हैं, लेकिन मुर्गी मिलना चाहिए। हाँ, नॉनवेज चिकन, अच्छा जाएंगे कहीं। एक बार चल गए थे वहाँ कटिहार अपने कार से, और उधर से आ रहे थे तो क्लच प्लेट भी गबड़ा गया। अब उस चिकन खाने में हमको 9-10 हजार रुपया लग गया, लेकिन अभी नहीं मानते हैं हम। अब यूँ मिल जाता है तो चल जाते हैं, मिल ही नहीं रहा है आजकल। अभी ये लगन 2024 मेरा सुखले सुखले कट गया, एको को भी आ नहीं मिला, बताओ। यूट्यूब पर हाँ हाँ, देखिए ये मिल गए सलाह देने वाले, इधर घरे में खा लेते। अरे गांव का विवाह सबसे पॉपुलर विवाह है। गांव में खास करके विवाह भवन वाले के यहाँ नहीं जाते हैं, पूछते हैं कि कहाँ विवाह है, तो गांव में है सर, तो अक्सर पक्का आएंगे आपके यहाँ भी। नौकरी करिए, गांव में विवाह करिए, क्योंकि वहां जाने पर गांव का कल्चर मिलता है। गांव की वो राग और रागनियां एकदम मन को मोह देता है, लगता है कि जीवन धन्य हो गया। हाँ हाँ, महिलाएं गांव में राग रागनियां गाती है ना, तो वहां बैठ करके सुनो महिलाओं का भाव क्या है, कितना प्रिय लगता है। और इंसान अगर कोई सुन ले कि यही टीचर है और इसी के चलते आज ये लड़की एसडीएम है, तो उस गांव भर के लोग माथे पर घुमाते हैं। एक आदमी घुमाया तो अलग बात है जी, हाँ अगर सफल हो जाए, और वैसे लोग यहाँ हम लोग पहुंचते हैं ना, तो पूरा गांव को लगता है कि भगवान आया है। अब ऐसी बात थोड़े है, आपका मेहनत है, हम लोग का तो मार्गदर्शन ही है ना। लेकिन गांव में इसकी वैल्यू नहीं है, इसीलिए हम गांव को खोजते हैं। और शहर में कुछ है तो क्या है, अपना प्लेट टकराओ उसे खाने कोई वादा है जी। हाँ, इसलिए शहर वाला बारात बंद कर दिया गया है। थोड़ी हटाइए, लिखे नंबर 1 पहला प्रोजेक्ट लिख लो, लिखते चलो प्रोजेक्ट को। द टिहरी प्रोजेक्ट, द टिहरी डैम, टिहरी डैम, टिहरी प्रोजेक्ट, टिहरी टिहरी, द टिहरी प्रोजेक्ट, टिहरी प्रोजेक्ट, टिहरी प्रोजेक्ट या टिहरी डैम। द टिहरी डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड of the river Bhilangana and Bhagirathi, confluence the river of भिलंगना एंड भागीरथी। टिहरी डैम का निर्माण भिलंगना और भागीरथी के संगम पर हुआ है। भिलंगना और भागीरथी के संगम पर हुआ है, भिलंगना और भागीरथी के संगम पर हुआ है, संगम पर हुआ है जी हाँ, भिलंगना और भागीरथी के संगम पर हुआ है। जिसका विरोध सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था, जिसका विरोध सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। इसको विरोध किया था उन्होंने, सुंदरलाल बहुगुणा ने इसका विरोध किया था। बहुगुणा ने इसका विरोध किया था। विरोध को क्या लिखोगे, पढ़िए। अपोज, हाँ अपोज, अपोज सुंदरलाल बहुगुणा, अपोज सुंदरलाल बहुगुणा। ये सुंदरलाल बहुगुणा का नाम सुने हो? कौन थे भाई? हाँ, चिपको आंदोलन के प्रणेता रहे हैं सुंदरलाल बहुगुणा। उत्तराखंड के थे, इनकी टीम जाकर के पेड़ों में चिपक जाती थी कि पेड़ काटने से पहले हमको काटो। बहुत काम किया है उन्होंने। जैसे उधर सुंदरलाल बहुगुणा है, वैसे ही मध्य प्रदेश में मेधा पाटकर, बाबा आमटे, मेधा पाटकर मध्य प्रदेश गुजरात नर्मदा पर, ठीक है, बाबा आमटे
लोग नायक रहे हैं, इस देश के नायक रहे। ठीक है, आगे दूसरा लिखे, नंबर 2 लिखना, फटाफट लिखो, दूसरा भी लिख लो। रामगंगा प्रोजेक्ट, ये रामगंगा नदी पर है, इसमें कोई बात नहीं है, रामगंगा नदी पर है। टनकपुर जरूर लिखना, टनकपुर, टनकपुर एक प्रोजेक्ट है, टनकपुर लिखा जाएगा कि बोर्ड में लिखे, टनकपुर, टनकपुर, टनकपुर प्रोजेक्ट, टनकपुर प्रोजेक्ट, ये टनकपुर परियोजना, टनकपुर परियोजना, टनकपुर परियोजना, टनकपुर परियोजना लिखे। इट हैज बीन एक्सिक्यूटेड एट टनकपुर ऑन द रिवर काली, इट हैज बीन एक्सिक्यूटेड एट टनकपुर ऑन द रिवर ऑन काली, लिखो। यह उत्तराखंड के टनकपुर में, यह उत्तराखंड के टनकपुर में, नदी कौन सी है, काली नदी पर अवस्थित है। उत्तराखंड के टनकपुर में काली नदी पर अवस्थित है। काली नदी पता है ना आपको, डिस्प्यूटेड मामला है, इसलिए यह टनकपुर बार बार पूछा जाता है। नेपाल कहता है कि टनकपुर हमरा है, लिखो। काली नदी फ्लो ऑन द इंडो नेपाल बॉर्डर, काली नदी यह भारत और नेपाल के सीमा पर प्रवाहित होती है, भारत और नेपाल के सीमा पर प्रवाहित होती है। काली नदी जो प्रवाहित होती है कहां, भारत और नेपाल के सीमा पर प्रवाहित होती है, भारत नेपाल के सीमा पर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट लिखना है द गंडक प्रोजेक्ट, गंडक प्रोजेक्ट, देखिए। इट इज ए ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ बिहार, उत्तर प्रदेश एंड नेपाल, इट इज ए ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ, इट इज अ ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ बिहार, उत्तर प्रदेश एंड नेपाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड नेपाल। दिस डैम हैज बीन built on भैंसालोटन इन बिहार, इस बांध का निर्माण, लिखो, इस बांध का निर्माण भैंसालोटन ब्रैकेट में वाल्मीकि नगर, अंग्रेजी में भी भैंसालोटन, BHAI, भैंसालोटन ब्रैकेट में वाल्मीकि नगर, स्टेट कौन सा, बिहार। किसकी परियोजना है भाई, किसकी परियोजना है, ये उत्तर बिहार और नेपाल की संयुक्त ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, उत्तर बिहार और नेपाल की ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल की ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। यह उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, संयुक्त परियोजना है, उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, जिसका निर्माण, जिसका निर्माण भैंसालोटन ब्रैकेट में वाल्मीकि नगर बिहार में किया गया है, भैंसालोटन ब्रैकेट में वाल्मीकि नगर कहाँ किया गया है, बिहार में किया गया है, वाल्मीकि नगर बिहार में किया गया है। एक और लिखो, कोसी प्रोजेक्ट, इट इज ए ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ बिहार एंड नेपाल, या बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इट इज द ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ बिहार एंड नेपाल, या बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट आर फ्लड कंट्रोल, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ को नियंत्रित करना है, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ को नियंत्रित करना है। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट आर फ्लड कंट्रोल एंड इरिगेशन, और क्या है,
सिंचाई, बाढ़ कंट्रोल और सिंचाई है। देखिए पराग आप चेंज करो। सोन नहर, सोन नहर, सोन नहर, सोन नहर को कहां से निकाला गया है? हनुमान नगर बैराज से निकाला गया है। सोन नहर को हनुमान नगर बैराज से निकाला गया है। किस बैराज से? हनुमान नगर बैराज से। सोन नहर को हनुमान नगर बैराज से निकाला गया है। क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि किस नदी पर हनुमान नगर बैराज है? सोन नदी पर है। कोसी पर नहर है बाबू, ऐसे निकाला गया है, कोसी नहर से निकाला गया है। गड़बड़ करता है सब। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं पुनः, याद करके आना है।